तुम बुक्स तो लाए नहीं हो गया, लाए हो? अच्छा, मेरी क्लास नहीं हो पाई थी तो मुझे लगा आज आधे लोग तो किताब ही नहीं लाई, और आज मेरी भी किताब नहीं मिली। 5 मिनट मेरे किताब ढूंढने में ही लग गए। तो एक तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तुम लोगों की वेडनेसडे और थर्सडे को या थर्सडे और फ्राइडे को हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। छुट्टियां बहुत हो गई, अब हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। और अब हम जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो पिछला पढ़ा था हमने लड़कियों के पेपर से पहले ना, उसके सब लड़कों ने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि इनका पेपर नहीं था। सब अच्छा दिया था, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। एक दिन में नहीं पढ़ाया था मैंने वो सारा, नहीं था। उसके समेत जितना मुझे याद है जुलाई की घटनाएं थी उसमें बहुत सारी, जून जुलाई की, जुलाई अगस्त और कुछ सितंबर का, सारा नहीं, भी बनने में भी टाइम लगेगा। अब अक्टूबर चल रहा है ना, हाँ, तो अब ये मान लो कि जुलाई अगस्त का सारे का सारा कवर कर दिया। अब ये पढ़ेंगे जून जुलाई अगस्त का, 3 महीने का है वो, तो 2 दिन या 3 लगेंगे, तो 3 दिन हमें को बहुत जल्दी है नहीं। थर्सडे तक अपने करंट अफेयर्स के इस बार नोट्स ले लेना, क्योंकि घर जाके ना वो तो पेपर एकदम से ये हो गया था कि सैटरडे संडे का पेपर था और मुझे लगा कि 1 हफ्ते बाद है, तो उस दिन मैंने फिर चलते चलते बोर्ड पे कराया, बोर्ड फाइल पर ही करा दिया था। अपने पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें बीच में लिखवाऊंगी मैं जो उससे जुड़ी हैं इर्द गिर्द की। तो अब हम 2 दिन इस हफ्ते में करंट अफेयर्स पे काम करेंगे, हरियाणा करंट पे। और हरियाणा करंट का नहीं पता आने को 5 नंबर का आ जाए, 1 का आए, ना भी आए, और 10-12 क्वेश्चन आ जाए, इनका कुछ प्लान नहीं होता, तो सबको पढ़ के जाना पड़ेगा। ये 2 दिन इस हफ्ते में, आज मंडे तो गया लगभग, ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन बाद करंट अफेयर्स की क्लास है। इसी क्लास में पढ़ाऊंगी जो ये पढ़ते हैं ना पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद जैसे उस दिन 1 से 2, अच्छा ये हिस्ट्री पढ़ते हैं जो भी है, नीचे वाले रूम में एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, तो उस टाइम पर मैं 1 से 2 के बैच में हरियाणा करंट अफेयर्स पढ़ा दूंगी। ये 2 दिन चलेगा, थर्सडे फ्राइडे। खत्म नहीं हुआ तो सैटरडे या मंडे जब भी मौका मिलेगा फिर पढ़ लेंगे। आज इन्फॉर्मेशन इसलिए दी ताकि थर्सडे तक तुम्हारे पास नोट्स हो और थोड़ा तुम चीजों को देख भी लो कि क्या पढ़ना है। चलो, आधुनिक इतिहास पढ़ रहे थे हम, ये भी कंप्लीशन पर आ गया था जितना मुझे। 57 की क्रांति लगभग पूरी हो गई थी, देखना एक बार जरा, या स्टार्ट की थी? अच्छा, वैसे बातचीत पूरी हो गई थी, किताब से पढ़नी बाकी थी। हम सब अच्छी तरह जानते हैं 57 की क्रांति के सबसे बड़े 2 कारण, सबसे बड़े 2 कारण में 2 नीतियां अगर कहें तो एक लैप्स की या हड़प की नीति और एक सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अलावा शायद मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस की थी कि कैसे सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, इस तरह से डिवीजन पढ़ा था ना। सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, सैनिक कारण थे, राजनैतिक कारण थे, और एक था तात्कालिक कारण। सबको सबके बारे में पता है। सामाजिक की अच्छाई कर रहे थे लेकिन हमें बुरी लग रही थी, क्योंकि सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह हमें बहुत आसानी से डाइजेस्ट होने वाली चीजें नहीं थी। इसलिए हमें लग रहा था कि हमारे समाज के अंदर तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे रीति रिवाजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। धार्मिक की बात करें तो हमने पढ़ा था अंग्रेज जो ये ईसाई मिशनरीज आए थे, इन्होंने कहा जिसका मन करे अपने धर्म को बदल लो। ये चीज हमें पसंद नहीं आ रही थी। फिर हमारे याद करो वो तिलक लगते थे, वो कानों में बालियां पहनना, इन्होंने मना कर दिया, इस तरह की चीजें। सैनिक में था हमारा एक सिपाही और इनका बराबर के रैंक का सिपाही, तनख्वाह ज्यादा, गालियां दे सकता था, अच्छा खाने को मिलता, और हमारे बेचारे पिटते, मार खाते और लड़ाई में बराबरी पर रहते, ना इनकी सैलरी बढ़ती। राजनीतिक कारणों में आपके यहाँ कुछ घटिया लोग थे जो 57 की क्रांति में से पहले भी इनके तलवे चाटते थे। और तात्कालिक कारण आप सब जानते हैं, वो एनफील्ड करके राइफल में जो कारतूस भरे गए थे, वो खबर फैल गई थी सारी। तो सारा हमने, मुझे बताओ पेज 81 पढ़ लिया कि पढ़ा ही नहीं है? हमने पढ़ लिया ना। 82, 83 सारा हो गया, ये सेवा भत्ते और ये 84। तात्कालिक ही पढ़ना था या पढ़ लिया? तात्कालिक ही पढ़ना था, ठीक है। चलो, तो देखिए पेज 84 पर है तात्कालिक कारण। एक ही तात्कालिक कारण है, सब उसके बारे में जानते हैं। 57 तक विद्रोह के लिए जमा बारूद को चर्बी कारतूसों की घटना ने चिंगारी दी और सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि ये तो सैनिक विद्रोह था, क्योंकि इसकी शुरुआत किसने की थी? सिपाहियों ने। ये टिक कर लो, चर्बी कारतूस। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर चर्बी युक्त गाय और सुअर की चर्बी, तो हिंदू मुस्लिम को कहीं ना कहीं हर्ट करना, कागज का खोल चढ़ा होता था। कारतूस को राइफल में भरने से पहले उसके सिरे को दांतों से काटना पड़ता था। इससे हिंदू मुसलमान सिपाही दोनों भड़क उठे, क्योंकि धर्म को भ्रष्ट कर दिया। तो तात्कालिक होता है जिस कारण से इंस्टेंट सामने आया, वैसे कारण बहुत सारे थे। विद्रोह की शुरुआत हम सब जानते हैं, बैरकपुर मंगल पांडे। ये मैसेज जा रहा था, इसका सिंबल क्या था? कमल का फूल और रोटी। हमारे जैसे हम ना इससे अपनी मैसेज दे रहे थे। अंग्रेज उस टाइम में टेलीग्राफ का यूज कर रहे थे, यानी साइंटिफिक चीजों का। जब आप मैसेज क्या दे रहे थे? कमल का फूल और रोटी, तब वो मैसेज टाइप करते थे, तो उनकी स्पीड तो ज्यादा होनी ही थी। देखो पहला पॉइंट, विद्रोह की शुरुआत। कुछ इतिहासकारों और लेखकों के अनुसार ये विद्रोह एक व्यापक और सुसंगठित षड्यंत्र का परिणाम था, क्योंकि चपातियां मतलब रोटियां और लाल कमल के फूलों का गांव गांव पहुंचना, ये इसका सिंबल था, कमल का फूल और रोटी।
और घुमक्कड़ सन्यासियों, फकीरों और मदारियों द्वारा प्रचार, इसकी व्यापकता। यानी हमने अपना कम्युनिकेशन का साधन क्या बनाया? कमल का फूल, रोटी, और मैसेज कौन पहुंचाएंगे? सन्यासी, मदारी और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग। अंग्रेज अपना मैसेज क्या क्या कर रहे थे? टाइप कर रहे थे, टेलीग्राफ। उनके पास ट्रेन थी, टेलीग्राफ था। नेक्स्ट पढ़ना, विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ। टिक कर लो, 10 मई मेरठ। जिसके बाद ये तेजी से बढ़ता हुआ पूरे उत्तर भारत, उत्तरी पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक। इससे ये समझ में आता है कि पूरे भारत में तो नहीं फैला, क्योंकि कहां से स्टार्ट हुआ? पंजाब। कश्मीर का नाम नहीं आया, ना हिमाचल का। और पंजाब भी आप अच्छी तरह जानते हैं, पंजाब पूरी तरह से 57 की क्रांति में नहीं आया था। क्या कारण था इसका? मुगलों के प्रति इनके मन में अच्छी भावना ना होना। क्यों? 2 गुरु मरवा दिए, औरंगजेब के टाइम में और जहांगीर के टाइम में। इसका मतलब पंजाब का भी किस हिस्से में ज्यादा थी ये बात? हरियाणा। और याद करो, अंबाला में जब ये स्टार्ट करना था तो स्टार्ट हो नहीं पाया था, तो हरियाणा का रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सब ज्यादा एक्टिव थे, तो पूरा भारत नहीं था इसमें। दोबारा देखो पढ़ के, कहां से कहां है ये? पंजाब से लेके दक्षिण में नर्मदा। नर्मदा दक्षिण में कहां है? नर्मदा तो बीच में है, यानी दक्षिण भारत भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। और बिहार से लेके पश्चिम में राजस्थान तक विस्तृत भूभाग में फैल गया। बैरकपुर में, बैरकपुर कहां पड़ेगा? बंगाल, आज बंगाल में मंगल पांडे नामक एक नौजवान सिपाही ने अपने अधिकारियों पर हमला कर दिया। 29 मार्च 57, क्रांति होनी थी मई में, इसने मार्च में कर दिया, जिसके कारण उसे 8 अप्रैल 57 को फांसी। तो 2 डेट इंपॉर्टेंट, एक 29 मार्च, एक 8 अप्रैल। 24 अप्रैल को मेरठ की तीसरी देशी घुड़सवार सेना के 90 लोगों ने चर्बीदार कारतूस लेने से इनकार कर दिया, जिसमें से 85 को, 90 में से 85 को 9 मई को बर्खास्त करके 10-10 साल की सजाएं दी गई। तो सोचो, 90 में से 85 को 10-10 साल की सजा। अगले दिन 10 मई को उन्होंने अपने कैदी साथियों को छुड़ा लिया, जो उन्होंने पकड़े थे इनको छुड़ा लिया, 10-10 साल वाले, और अपने अधिकारियों को मार डाला। तो शुरुआत किस दिन से मानी गई? 10 मई। बैरकपुर में कब कोशिश की उसने? मार्च में। फांसी कब चढ़ाया गया उसको? 8 अप्रैल। फिर ये मई में इन्होंने वो जो यात्रा नहीं की थी, मेरठ से दिल्ली गए थे 300 सैनिक, वो वाले हैं ये। 10 मई को अपने कैदी साथियों को छुड़ा लिया, अधिकारियों को मार डाला, विद्रोह का झंडा बुलंद कर लिया, सूर्यास्त के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए और अगले दिन दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में कौन बैठा हुआ था लाल किले में? जिसको पहले ही अंग्रेजों ने कह रखा था कि जितने किले हैं, मैंने बात बताई होगी ना, जितने किले हैं वो क्या है आज आपकी? वो आपकी सेना के अंडर हैं। मैंने बताया होगा आपको, आज भी वो एज इट इज किले यूज करती है सेना अपने हथियार रखने के लिए। जो दिल्ली का लाल किला था, जिसमें अब कौन रह रहा था? बहादुर शाह जफर, जो किसने बनवाया था? शाहजहां। और उत्तर मुगलवर्ती कमजोर राजा थे, तो उन्होंने कोई नया किला, नया शहर नहीं बसाया, वो दिल्ली के ही लाल किले में रहते चले गए। और 1857 में बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम जिंदा था, इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, इसको अंग्रेजों ने कहा जल्दी से इसको खाली कर दे और अब ये हमारी सेना के लिए यूज होगा। तो इस बात से लोग गुस्से में थे और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं, कहां जाएगा, क्योंकि आगरा के किले में तो पहले ही सेना बैठी थी। इसलिए इसको जब कहा शाहजहां के इस बाद वाले वंशज को कि आप इसको लीड कर दो, तो एक बार तो इसने मना किया, फिर इसके मन में आया कि क्या पता जीत जाए, क्योंकि पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ कि जीते थे, क्या पता जीत जाए और मेरी प्रॉपर्टी मेरी ही रहे। इसने लास्ट हथियार के रूप में कह दिया कि ठीक है, मैं इसका केंद्रीय नेतृत्व कर लूंगा। लेकिन ये किया कुछ नहीं इसने, इसको बहुत पैसा पहुंचाया, सेना दी, लेकिन फाइनली ये हार गया। और बाद में आप सब जानते हैं, इसकी अगली पीढ़ी के सारे जितने लड़के थे, इन सबको मार डाला गया। कहां मारे गए थे वो? हुमायूं के मकबरे में। जब दिल्ली में घुसपैठ हुई ना, यमुना नदी बिल्कुल दिल्ली के लाल किले से लगती बहती थी। मान लो ये लाल किला है, ये लाल किला है, बिल्कुल इसका पीछे का एक गेट, नीचे सीढ़ियां उतरती थी और यहाँ नदी थी बिल्कुल टच। इसी नदी का तो पानी लाल किले में यूज करते थे, जो नहरें निकाल रखी है ना आज भी, वो यमुना से ही पानी उठाते थे। यहाँ पे फटाफट से जब पता चला आ गए, वो घेर लिया। वो राजा लाल किले से भागा, नाव में बैठा, यहाँ पहले से नाव तैयार थी, और नाव चलते चलते दिल्ली के ही दूसरे सिरे पर हुमायूं का मकबरा था, जो अकबर और हमीदा बानो बेगम ने पहले बनवाया था। ये वहां छिप गए, लेकिन फिर अंग्रेजों को कहाँ छोड़ने थे, अंग्रेज वहां भी पहुंचे और इसके ही सामने, बहादुर शाह जफर के सामने, इसके पोते और इसके बेटों के सर कलम करके और थाल में सजा के लेके आए। इसको जानबूझ के नहीं मारा और कहा ये अपने आप ही ना मर जाएगा, इसको कहां भेज दो? रंगून। रंगून में एक जेल पड़ती है, जब सब जानते हैं, मांडले। और इस तरह से इसके वंशज खत्म कर दिए गए। वही कहानी है, देखो फटाफट से। तो इन्होंने दिल्ली की ओर रवाना हो गए, अगले दिन दिल्ली पहुंच गए। वहां की पैदल सेना आकर उनके साथ मिल गई। उन्होंने अपने यूरोपीय अधिकारियों को मारकर बागी सिपाहियों ने बूढ़े और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ये कोई ताकतवर नहीं है, कमजोर राजा है ये। दिल्ली इस महान विद्रोह का केंद्र बन गई, बहादुर शाह इसके महान प्रतीक बन गए, भारत की राजनीतिक एकता का प्रतीक। लेकिन इससे कौन से इलाके के लोग चिढ़ रहे हैं? पंजाब, जो कि कह रहे हैं क्रांति का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस था। नेक्स्ट पढ़ना, सिपाहियों के आग्रह या संभवतः उनके दबाव में बहादुर शाह ने, ये टिक कर लो, भारत के सभी राजाओं और सरदारों को पत्र लिखा। जब ये पत्र लिख रहा है तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं? वो टेलीग्राफ में प्रिंट होके जाता है मैसेज। ये पत्र लिख रहा है, घोड़े पे सवार होके मैसेज जाएगा। और उनसे आग्रह किया कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और उसको हटाने हेतु वे भारतीय राज्यों का एक महासंघ स्थापित करें।
फिर पढ़ लो अगला पॉइंट, जल्द ही बंगाल, अवध, रुहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार का एक बड़ा भाग और पूर्वी पंजाब, इन सभी जगहों पर ब्रिटिश साम्राज्य अस्त व्यस्त हो गया। अगला टिक करना, अनेक देशी शासक तो अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे। ये हमारी अपनी कमी तो थी कि हम आपस में इकट्ठे नहीं हो पाए, मगर उनकी फौजों में विद्रोह भड़क उठा, जैसे इंदौर और ग्वालियर। तुम्हें याद है इंदौर ग्वालियर, ये तुमने पढ़ा हुआ है, ग्वालियर, सिंधिया, होलकर, भोंसले, पढ़े थे ना। ये कौन लोग थे? ये पेशावर पेशवा जो अंतिम था, नाना साहब सेकंड करके जिसका नाम था, जो देखो बेठूर के पास, कानपुर के पास भेज दिया था। ये सब उसके बाद की घटनाएं हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखना, इंदौर ग्वालियर। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। सिपाहियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के समाप्त किए जाने के बाद साधारण जनता भी हथियार लेकर उठ खड़ी हुई। ये अंडरलाइन कर लो, जनता। और अक्सर बल्लमों, कुल्हाड़ों, तीर, धनुष, लाठियों, हंसियों, जब हम ये हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं तब इनके पास क्या है? अंग्रेजों के पास बंदूक, बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी की बंदूक, तोप और इस तरह की चीजें, जो कि हमारा टिकना बड़ा मुश्किल है। लाठी, हंसिया, देशी बंदूकों के साथ संपूर्ण उत्तर भारत और मध्य भारत में लड़ती रही। किसानों, दस्तकारों, दुकानदारों, दिहाड़ी वाले मजदूरों और जमींदारों की व्यापक भागीदारी ने इस विद्रोह को जन विद्रोह का स्वरूप प्रदान किया। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना, अवध में अंग्रेजों से लड़ते हुए, ये अवध तो बहुत ज्यादा चमचागिरी करता था ना शुरू में, चमचागिरी जानबूझ के नहीं, क्योंकि करनी पड़ी। अवध स्टार्टिंग में सबके साथ था, लेकिन कौन सी घटना की बात कर रही हूं मैं? 1764। कौन सी घटना थी? बक्सर। अवध ने कौन सी संधि मान ली थी? इलाहाबाद। 12 और 16 अगस्त को हुई थी ना। इस इलाहाबाद संधि के बाद क्या अवध ने कभी आवाज उठाई? कभी नहीं। लेकिन 57 की क्रांति से पहले क्या बोले कि अवध क्या कर रहा है? कुशासन। कुशासन, कितनी अजीब बात है। सबको अजीब लगा कि जो इनकी एक एक बात को मानता था वो भी कैसे कुशासन कर रहा है। 56 में हड़प लिया था ना अवध, उसी के बारे में बता रहे हैं। ये टिक कर लो। अवध में अंग्रेजों से लड़ते हुए मरने वाले 1.5 लाख लोगों में 1 लाख से अधिक तो सामान्य नागरिक थे। अब जनता खिलाफ खड़ी हुई थी इनके। जहां जनता विद्रोह में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुई, वहां लोगों ने विद्रोहियों का अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने हेतु विद्रोही सिपाहियों को ही नहीं दबाया, बल्कि दिल्ली, अवध, पश्चिमोत्तर प्रांत, आगरा, मध्य भारत, पश्चिम बिहार की जनता पर भी निर्मम अत्याचार किए। अभी भी हरियाणा में सोनीपत में जो ये जीटी रोड पर एक पार्क है चौधरी देवीलाल के नाम पर, इस पार्क में कभी घूमने जाओ तो एक बड़ा सा पत्थर है, तुम्हें लगेगा फालतू का पत्थर क्यों खड़ा है, उसके पास लिखा है, इसको पढ़ना। इस पत्थर पे आज भी तुम्हें ना ब्लड के जगह जगह निशान दिखेंगे ध्यान से देखने पर। ऐसा खुरदुरा सा बहुत भारी भरकम पत्थर है और उसके पास एक छोटी सी प्लेट लगी है, ये मैंने देखी है तभी बता रही हूँ, उस पर लिखा है। इसको फिर तुम आगे भी गूगल पे सर्च कर सकते हो। यहाँ लिखा है कि 57 की क्रांति में आसपास के गाँव के जिन लोगों ने विद्रोहियों को अपने यहाँ रखा, पनाह दी, रोटी खिलाई ना, उस गाँव के लोगों को भी कुचला गया। और कुचलने का तरीका क्या था कि नीचे लटा दिए, और ये इतना भारी भरकम पत्थर था, इसको उनके ऊपर शरीर पे घुमाया, जिससे कि उनका शरीर, सोचो कैसे जान निकली। तो ये भय, ये आतंक पैदा करने का तरीका था, ताकि क्रांति के बाद लोगों के मन में एक भय बैठ जाए कि इतनी बुरी मौत हो सकती है। आज भी वहां उन गांवों के नाम लिखे हैं, कभी जब मौका मिले तो ऐसी जगह जाके देखना चाहिए। ये पत्थर आज भी एज इट इज है, रोड रोलर की तरह था ये पत्थर जब यूज किया गया। वही बता रहे हैं, देखो अगला पॉइंट। तो जनता पर भी निर्मम अत्याचार किए, पूरे के पूरे गांव जला दिए गए, ग्रामीणों और नगरीय जनता का कत्लेआम किया गया, लोगों को बिना किसी मुकदमे के फांसी दी गई और फांसी के बाद सबके सामने पेड़ों पर लटकाया गया। इससे विद्रोह की व्यापकता और जन स्वरूप स्पष्ट होता है। नेक्स्ट पढ़ लो। 57 के विद्रोह की शक्ति बहुत कुछ हिंदू मुस्लिम एकता, सैनिक हो या जनता या नेता, सब पर निर्भर थी। अगला पॉइंट सिर्फ पढ़ लेना, उससे अगला टिक करना। 57 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र में दिल्ली था, जो कि मेन गढ़ था, कानपुर था जहां नाना साहब थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में यूपी वाला इलाका, झांसी और आरा बिहार, यहाँ ज्यादा क्रांति उठी थी। दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोह के नेता, अंडरलाइन करो, सम्राट बहादुर शाह जफर। वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति बख्त खां के नेतृत्व में था। तो दिल्ली में बख्त खां मेन काम संभाल रहा था, दिखावटी मुखिया कौन बना रखा था? बहादुर शाह। अगला टिक करना। बख्त खां ने बरेली के सैनिकों का भी नेतृत्व किया और उनको दिल्ली लेकर आ गए। ये बख्त खां एक सेनापति के रूप में है, बरेली में भी और दिल्ली में। दिल्ली का लीडर कौन बन के बैठा है? बहादुर शाह। काम बख्त खां करेगा। विद्रोह के नेतृत्व की श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी शायद सम्राट बहादुर शाह ही थे, तो जो आपका लीडर था वो सबसे कमजोर था। नेक्स्ट अंडरलाइन करना। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे और अंग्रेजों ने क्या कहा? दत्तक पुत्र को उनका प्रॉपर्टी या पेंशन नहीं मिलेगी। उन्होंने सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़कर स्वयं को पेशवा और बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित करके स्वयं को उनका प्रतिनिधि घोषित किया। याद करो, ये पेशवा वही है जो कभी अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक, इनको मुगलों को उखाड़ना चाहते थे। आज ये सब एक है, क्योंकि अब सबको कॉमन दुश्मन कौन दिखाई दे रहा है? अंग्रेज। नाना साहब की ओर से विश्वसनीय सेवक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तांत्या टोपे, इनको सरेआम फांसी दी गई थी, तांत्या टोपे, और उनके सिपाहियों ने लड़ी। तो नाना साहब कानपुर में है, इनका सेनापति है तांत्या टोपे। दिल्ली में है बहादुर शाह जफर, उसका सेनापति कौन है? बख्त खां, जो कहाँ का है? बरेली का, यूपी का।
एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक करना। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर, कदर लिखा है कादिर कर लो, बिरजिस कादिर, ब्रजेश जैसा नाम है, बिरजिस कादिर, बहुत यंग बच्चा था, 4 से 5 साल का। इनको कहा था कि इनकी जगह मैं राज करूंगी, नाम इसका चलेगा। अवध का नवाब घोषित कर दिया। तो लखनऊ में कौन थी बेगम हजरत महल, इनका बेटा कौन है बिरजिस कादिर। बरेली का कौन है बख्त खां, कहां ले आया दिल्ली, दिल्ली का कौन है बहादुर शाह। कानपुर में कौन है नाना साहब, जिसका सेनापति कौन है तात्या टोपे। अगले पेज पर आ जाओ। 57 के विद्रोह के महान नेताओं में एक, इतिहास की महानतम वीरांगनाओं में एक, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। टेबल बहुत काम के होते हैं, बहुत बार एग्जाम में देखा होगा, ऐसे मिलान करो में टेबल आ जाते हैं। पहला टिक कर लो, बहादुर शाह बख्त खां कहां के थे ये दिल्ली, सेनापति कहें तो बख्त खां, वैसे बरेली के हैं ये। और बेगम हजरत महल बिरजिस कादिर कहाँ है ये लखनऊ। बिरजिस कादिर अल्पायु बच्चा है, इसकी माँ का नाम है बेगम हजरत महल। बाद में जब अटैक हुआ ना तो ये कहाँ जाती, पकड़ लेते अंग्रेज, ये नेपाल चली गई, फिर पता नहीं चला कि क्या हुआ। नेक्स्ट करना, नाना साहब सेनापति तात्या टोपे कहाँ का था कानपुर। लक्ष्मीबाई की मदद भी तात्या टोपे ने की, झांसी ग्वालियर। खान बहादुर बरेली के, पहले बरेली में कौन थे बख्त खान। नेक्स्ट करना, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद संभाल रहे थे, लियाकत अली इलाहाबाद, कुंवर सिंह और अमर सिंह जगदीशपुर, बिहार वाला जगदीशपुर। कुछ अंग्रेज इंपॉर्टेंट है जिनका हिस्ट्री में नाम लिया जाता है। एक तो दिल्ली वाला कर लो, निकलसन और हडसन। दिल्ली को किसने कंट्रोल किया था, हडसन ने, मेजर हडसन ने। इसके बाद लक्ष्मीबाई वाला टिक करना, जनरल ह्यूरोज, जनरल ह्यूरोज। जब लक्ष्मीबाई मारी गई थी तब कौन था वहां, जनरल ह्यूरोज। उस कविता में भी ना जनरल ह्यूरोज आ गया, ह्यूरोज था ये। इसके बाद नीचे 4-5 पॉइंट पढ़ने के हैं तुम्हारे सेल्फ के, 4 पॉइंट पढ़ लेना। अगला टिक करना, 17 जून 1858 को रानी वीरगति को प्राप्त हुई। बिहार में 57 होना चाहिए ना, 58 तो गलत लिखा है, इसको ठीक कर लो। बिहार में विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे, 80 साल के, आरा के पास जगदीशपुर के असंतुष्ट जमींदार थे। तो कुंवर सिंह कहाँ थे, बिहार। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया। ये विद्रोह बहुत अच्छा चलता, बस हमारी एक कमजोरी थी, एक तो हम लोगों को मैसेज टाइम पे नहीं मिला, दूसरा हमारे पास उतने बढ़िया हथियार नहीं थे। अंग्रेजों के पास सेना थी, ट्रेन में बैठा के, एक हमने ना इकट्ठे आंदोलन नहीं किया। जैसे अंग्रेजों ने सेना का इस्तेमाल किया, एक दिन यहाँ, फिर जहां विद्रोह भड़का 5वें दिन वहां, फिर 8वें दिन वहां, एक सेना ने सबको कंट्रोल कर लिया। इस कारण से फिर वो हावी रहे। दिल्ली जब इनके हाथ से निकली ना सितंबर में, बस ये 3-4 महीने का खेल था, मई जून में तो स्टार्ट हुआ था, सितंबर में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उसको पकड़ लिया। जब दिल्ली हाथ से गई तो बाकी सबको लगा कि बस अब तो हमारी हार निश्चित है, क्योंकि हमारा तो राजा ही हार गया। जब देश का केंद्रीय नेतृत्व करने वाला पकड़ा गया, उसके बेटे मार दिए, तो मन से हारने लग गए। इसीलिए 58 में फिर सारे खत्म हो गए थे। ये टिक कर लो इसमें, क्या हमारी असफलता और कमजोरी का कारण। पहला, 57 का विद्रोह व्यापक होते हुए भी पूरे देश या भारतीय समाज में नहीं फैल सका, हर कोई नहीं शामिल हुआ। दक्षिण भारत पूर्व और पश्चिम के अधिकांश भागों में प्रसारित नहीं हो सका। देखो, क्रांति करना बहुत आसान होता है, कोई भी क्रांति कर दे, लेकिन क्रांति को एक सफल दिशा देना ये सबसे बड़ी बात है। भगत सिंह और ये गांधी दोनों बहुत अच्छे लीडर्स थे, दोनों बहुत बढ़िया। गांधी सफल हुए, भगत सिंह सफल नहीं थे। देखो इसमें ना अपने इमोशंस को थोड़ा रोक के सोचो। भगत सिंह की क्रांति आज तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, मैं खुद भी बहुत मानती हूँ, बहुत काबिल और लायक लड़का था। लेकिन गांधी को तुम कहोगे कि ये दिशा दे गया देश को, इसने लोगों को मोल्ड किया। भगत सिंह कहाँ मोड़ पाए लड़कों को अपनी तरफ, अगर मोड़ पाते तो भगत सिंह को फांसी थोड़ी होने देते उस टाइम के यंग लड़के। भगत सिंह ने इन्फ्लुएंस किया मुट्ठी भर लोगों को, जबकि काबिल बहुत था। इनमें ना बहुत ज्यादा जल्दी थी, उतावलापन था, और इस उतावलेपन के चक्कर में इन्होंने 1929 में वहां जब बम फेंका था, तो याद करो आजाद ने क्या कहा था कि तुम्हें वहां गिरफ्तार नहीं होना। आजाद कभी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, आजाद जानते थे जिस दिन पकड़ा जाऊंगा मार देंगे, और मेरे मारने से क्या होगा। लेकिन भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी देके अपना नहीं, देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। भगत सिंह को अगर उस दिन ना पकड़ा गया होता, गिरफ्तारी ना दी होती, ना आगे केस चलते, तो क्या पता आजादी के बाद भगत सिंह कभी पीएम बन जाते। उनकी उम्र से बड़ी बड़ी उम्र के लोग जिंदा रहे। नेहरू को अगर देखें तो नेहरू तो उनसे बहुत बड़े थे, 1889 का नेहरू थे, और भगत सिंह 1907 में पैदा हुआ लड़का, 1964 तक नेहरू बैठे थे। तो भगत सिंह के बाद तक नहीं देश में संभाल सकते थे। लेकिन ये उतावलापन भगत सिंह को देश का बेसिकली बहुत बड़ा नुकसान कर गया। क्रांति चलाना बड़ी बात नहीं होती, क्रांति को सही दिशा देना और लोगों को क्रांति से जोड़ के रखना बहुत बड़ी बात होती है। गुस्से में आके या एकदम से हाइपर होके तो कोई भी क्रांति स्टार्ट कर देगा, लेकिन उस क्रांति को सही दिशा दिखाना और उसको चलाए रखना। गांधी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या था, गांधी ने जिस चीज को शुरू किया ना, उसको अगर बीच में भी छोड़ा तो लोगों को मेंटली शांत किया। गांधी ने पूरा कुछ नहीं किया। गांधी ने 1920 में चलाया आंदोलन, देखो 21 में स्टार्ट हुआ, 22 में रुकवा दिया ना। लेकिन उसके बाद गांधी ने फिर से दोबारा दिशा दी लोगों को, जब देखा कि ये ठीक है मौका, 1930 में, ये भी 31 में रुकवा दिया। 42 में गांधी थे ही नहीं,
भाई बंद कर दिए थे पकड़ के। ये 3 आंदोलन गांधी के सक्सेसफुल कोई सा नहीं है, लेकिन गांधी देश को धीरे धीरे चींटी की चाल से ही सही दिशा में ले गए। और इसीलिए आप ये मानो कि नोट पे इसलिए भगत सिंह का फोटो नहीं है, गांधी का फोटो है। गलत ठीक की बात नहीं हो रही यहाँ, यहाँ बात ये हो रही है कि किसने चीज को चलाए रखा और कौन उतावलेपन में उस चीज को बहुत अच्छा कर सकते थे। अगर भगत सिंह 20 साल इस देश के पीएम रह जाते तो क्या देश नहीं बदल जाता? देश बहुत स्ट्रांग बना देते, लेकिन जिंदा रहते तब की बात थी ना। गांधी लंबे टिके, पीएम गांधी भी नहीं बने थे। गांधी तो 48 में तो मर्डर हो गया। जिन लोगों ने बाद में कमान संभाली ना, ये सब सेकंड लाइन के लीडर थे, फर्स्ट लाइन वाले तो सारे खत्म हो गए थे। आजादी के जो सच्चे में लड़ने वाले लोग थे वो तो कोई बचे ही नहीं थे। जो लोग बाद में राजनीति में बड़े चेहरे दिखाई दिए वो सब सेकंड लाइन के लीडर्स थे। यानी भगत सिंह जो देश के लिए बहुत कुछ ज्यादा बेहतर कर पाते अगर जिंदा रहते, उनका कहीं ना कहीं योगदान ये देख के लगता है कि उतना जितना दे सकते थे वो दे नहीं पाए, क्योंकि फांसी पे झूल गए। महात्मा गांधी धीरे धीरे चींटी की चाल से चलते चलते फाइनली कहां तक ले आए? आजादी। भाई बड़ी बात तो ये होती है ना कि आजादी तक ले जाने वाला आदमी लीडर बड़ी चीज थी, इसलिए गांधी को मास लीडर कहते हैं। भगत सिंह बहुत अच्छे ग्रेट आदमी थे, लेकिन मास लीडर नहीं थे। मास लीडर वो होता है जो ज्यादा बड़े लोगों को प्रभावित कर सके। लीडर तो ढेर पैदा होते हैं, 4 को 6 को 10 को तो दुनिया प्रभावित करती है। भगत सिंह लीडर थे, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत काबिल था, बहुत दिमागदार था। शायद गांधी जैसे हर चीज में आगे भी होते, लेकिन लाइफ देखते तब की बात करते ना। अगर देखें कि बड़े लेवल पे लोगों को लंबे टाइम तक प्रभावित करने वाली शख्सियत तो वो गांधी है। दुनिया के इतिहासकारों ने गांधी को लिखा है, भगत सिंह जी के बारे में बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया। भगत सिंह बहुत बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन लिखा कम गया। अब आप लोगों की उम्र के जो लोग हैं ना, वो भगत सिंह को ज्यादा तवज्जो देने लग गए, क्योंकि आप लोग थोड़ा थोड़ा जानने लग गए। लेकिन जब इनके टाइम की बात करें तो मुट्ठी भर लड़के ही तो थे जो विरोध कर रहे थे गांधी का, जब गांधी वहां उतरे थे लाहौर जाके। अगर उस टाइम एक भीड़ इनके पीछे होती और उसको चाहिए था मेच्योरिटी, उसको चाहिए था एक्सपीरियंस। भगत सिंह यंग थे, एज के अनुसार ही मेच्योरिटी आती है। 23 साल के लड़के से आप ये एक्सपेक्ट करें कि उसको गुस्सा नहीं आएगा, वो हाइपर नहीं होगा, एकदम से डिसीजन नहीं लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसमें तुम भी हो, मैं भी हूं, और ये भी थे और ये भी थे। जब गांधी 22-23 के, तो गांधी भी गुस्सा करते थे, लेकिन उम्र बीतने के बाद गांधी को समझ आ गई कि सबसे बड़ी बात होती है सही दिशा में धीरे 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 बढ़ते जाना। इसलिए मास लीडर ये है और दुनिया इनकी रिस्पेक्ट करती है इन्हीं कारणों से। सक्सेसफुल ये भी नहीं थे अगर आप इस तरफ नजर मारो, लेकिन ये धीरे धीरे से ही चलते रहे, वो चले नहीं लंबे, इसलिए मास लीडर नहीं बने। लीडर बहुत अच्छे थे, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा, लेकिन मास लीडर कौन कहलाएगा? ये कारण था इसका। 57 की क्रांति आनंद फानन में की थी आपने, जोश में भर के। प्लान्ड क्रांति नहीं थी बहुत अच्छी। देखो क्या कहते हैं, हमने कोशिश बहुत की, लेकिन कोशिश को दिशा भी मिलनी चाहिए। जो जवान लोग होते हैं ना, वो ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, लेकिन उस ऊर्जा को अगर दिशा ना मिले तो वो वेस्ट है। उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर दिशा सही ना हो। वही बता रहे हैं 57 की क्रांति में। सेकेंड पॉइंट देखो, ये दक्षिण भारत में पूर्व और पश्चिम के अधिकांश भागों में प्रसारित नहीं हो सका। क्या सच में पूरे भारत के लोग इसमें इन्वॉल्व थे? नहीं थे। क्या गांधी के आंदोलनों में पूरा भारत आता था? बिल्कुल। साउथ तक में दांडी यात्रा चली थी, साउथ में भी। वहां नमक कानून को तोड़ा गया था। गांधी इसलिए मास लीडर हैं क्योंकि इन्होंने किसको अपने साथ जोड़ लिया? जनता को। 57 की क्रांति बहुत अच्छी थी, लेकिन पूरे भारत ने नहीं की थी। अगला पॉइंट देखना, भारतीय देशी राज्यों के अधिकांश शासक बड़े जमींदार स्वार्थी थे, विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, नेक्स्ट लाइन में टिक करना, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक, पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के राजा, अनेक सरदार, अनेक बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया। इसका कारण भी क्या मानते हो? क्या मन से लोग खराब थे? नहीं, इसका कारण था लोगों को स्पष्ट नहीं पता था कि हमारा उद्देश्य क्या है। जब तक आपके सामने क्लैरिटी ना हो ना थॉट की, तब तक आप काम अच्छा नहीं कर पाते। आप एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है। मुझे ये स्पष्ट हो कि मेरा टारगेट क्या है लाइफ में, मैं इस क्रांति को अगर कर रही हूँ तो मेरा टारगेट क्या है, मुझे उस टारगेट की दिशा पता हो। ये नहीं कि भीड़ के साथ चल पड़े। 57 की क्रांति में बहुत लोगों को क्लैरिटी ही नहीं थी कि हम क्यों क्रांति कर रहे हैं, इसलिए वो उतना मन से इस काम को नहीं कर पाए। नेक्स्ट देखें, वास्तव में भारतीय शासकों में 1% से अधिक विद्रोह में शामिल नहीं हुए। तो कितने लोग शामिल थे इसमें शासकों में? 1%। 1% कैसे जीत जाएगा? अगले पेज पर आ जाओ। तत्कालीन गवर्नर थे जनरल कैनिंग। किसके टाइम में क्रांति हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। कैनिंग, इन्होंने कहा, इन शासकों और सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, अन्यथा ये तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। यानी जिन लोगों ने हमारा साथ दिया वो भी हमारे लिए फायदा कर गए, कैनिंग ने कहा था। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक कर लो। संपन्न वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के प्रति उदासीन रहे या उनका सक्रिय विरोध किया। अवध के बहुत बड़े बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से जागीरें वापस करने का आश्वासन प्राप्त कर विद्रोह से दूरी बना ली। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक कर लो। बंगाल के जमींदारों, बिहार के जमींदारों, बंबई, कलकत्ता, मद्रास के बड़े व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। वे देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे और भ्रमित थे कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरे करने में उनकी सहायता करेंगे।
ये इतने डिटेल क्यों पढ़ाई जा रही है? तुमने देखा जब क्रांति के क्वेश्चन आते हैं तो 4 पॉइंट बड़े बड़े आते हैं और कहते हैं इनमें से कौन सा टारगेट नहीं था, तो ये सब पढ़ लोगे तो टिक कर पाओगे। अब बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, अब बड़े क्वेश्चन आते हैं। 13वां पॉइंट पढ़ना, भारतीयों में एकता के अभाव और अन्य युद्ध सामग्री का अभाव, उनकी संगठनात्मक कमजोरी, अनुशासनहीनता, विद्रोहियों के पास सैनिक कार्यवाहियों की एकीकृत योजनाओं, अधिकार संपन्न प्रमुखों या केंद्रीकृत नेतृत्व का अभाव क्रांति को असफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश के विभिन्न भागों में हो रहे विद्रोहों के बीच कोई तालमेल नहीं था। क्या इकट्ठे विद्रोह हुए या अलग अलग? नेक्स्ट पढ़ना, विद्रोही एक दूसरे के प्रति शंकित थे, ईर्ष्याग्रस्त थे, अक्सर आत्मघाती झगड़ों में फंसे रहते थे, आपस में ही लड़ते थे। नेक्स्ट भी टिक करना, विद्रोहियों के पास एक भविष्य के उन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भावी समाज अर्थव्यवस्था के प्रति स्पष्ट दृष्टि का अभाव। अभी मैंने क्या कहा, ऊर्जा होने से काम नहीं चलता, ऊर्जा को क्या दिखना चाहिए अपना। हाँ, कोई भी जब बड़ा स्टेप लेते हैं ना तो उसमें एक बहुत ताकतवर लीडर चाहिए होता है। आप दुनिया की कोई क्रांति उठा के पढ़ो, वो क्रांति के पीछे कोई विचारधारा होती है। चाहे फ्रांसीसी क्रांति थी, की जनता नहीं थी, लेकिन उसके पीछे रॉबस्पियर नाम के आदमी का दिमाग था। जितने चेंजेस आए सोसाइटी में, उन चेंजेस को लीडर्स के विचारों को ही जनता ने आगे बढ़ाया। जैसे एक भीड़ होती है ना, उस भीड़ में कोई लीडर नहीं है तो भीड़ कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर भीड़ के पीछे एक लीडर, गांधी के पीछे इतनी दुनिया थी, गांधी क्या थे उनके लीडर? गांधी ने कहा करो तो लोग देश आजाद करने के लिए निकल पड़े, कहा मरो तो मरने के लिए। गांधी ने कहा आंदोलन स्टार्ट तो स्टार्ट, गांधी ने कहा आंदोलन बंद तो बंद। अगर गांधी ना होते ना तो वो भीड़ एक भीड़ थी, भीड़ की कोई नहीं सुनता। भीड़ कितनी ही बड़ी हो, जब तक उसके पास तगड़ा लीडर नहीं होगा ना। और लीडर क्या करता है, भीड़ के सामने क्या उद्देश्य क्लियर कर देता है, स्पष्ट, कि भाई देखो ये टारगेट है, ऐसा हम करेंगे। भीड़ कुछ नहीं कर सकती जब तक कि स्पष्ट उद्देश्य ना हो। 57 की क्रांति के पास क्या नहीं था, कोई उद्देश्य, किसी को पता ही नहीं हम क्यों लड़ रहे हैं। बेगम हजरत महल क्यों लड़ रही होगी, क्या कारण होगा कि मेरा जो ये यंग बच्चा है ना, इसको मेरी सीट कोई छीन ना पाए। सब इसलिए अपने अपने लड़ रहे थे, कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था, सबको अपने से मतलब था कि भैया मेरी प्रॉपर्टी को कुछ ना हो। इसीलिए क्योंकि उनके पास कोई तगड़ा लीडर नहीं था, कोई स्पष्ट उद्देश्य और विचार नहीं था, ये क्रांति असफल हुई। बेशक बड़ी भीड़ थी लेकिन उद्देश्य नहीं था। ये टिक कर लो, यही पॉइंट था, स्पष्ट दृष्टि का अभाव। नेक्स्ट टिक करना, एक आधुनिक प्रगतिशील कार्यक्रम का अभाव। कोई इनका प्रोग्राम ही नहीं था, बस इकट्ठे होने से काम नहीं चला ना। इसके बाद नीचे आ जाओ, 2 पॉइंट्स हैं 18वें के बाद। 1857 के विद्रोह ने भारतीय जनता को एक साथ जोड़ने में और राष्ट्रवाद की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन ये भावना क्या काम आई? क्या भारत आजाद हो पाया? नहीं। अब 90 साल किसके अंडर रहा? ब्रिटिश सरकार। पहले किसके अंडर था? BIC के। 57 के विद्रोह के परिणाम क्या हुए? बताओ क्या परिणाम हुए? सबसे बड़ा परिणाम तो यही हुआ, किसका राज खत्म हुआ और अब किसका शासन? क्राउन का। इससे एक आम परिवार पे कोई असर आया या नहीं आया? हम तो पहले भी गुलाम थे, हम फिर भी गुलाम रहे। आम भारतीय की लाइफ पे कोई असर नहीं आया, बस हमारा राजा बदल गया। पहले राजा BIC के थे, अब राजा क्राउन का है। पहला पॉइंट देखो, विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। बीच में बातचीत मत करो, जब ये पॉइंट आएंगे ना फिर वहां समझ नहीं आएंगे। अब ये दोबारा नहीं होगा टॉपिक, ये हो गया एक बार, अब इसके बाद फिर सीधे क्वेश्चन तुम्हें पेपर में मिलेंगे। अगला पॉइंट देखो, सितंबर 57 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अभी मैंने क्या कहा, कितने महीने चली है लड़ाई? 4 महीने। दिल्ली जाते ही सबके मन में डर आया, चाहे झांसी की रानी थी, बेगम हजरत महल थी, नाना साहब थे, सबको क्या लगा कि सबसे ताकतवर क्या था? दिल्ली। और वो अगर लूट ली इन्होंने, वो पकड़ ली, तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे। ये टिक कर लो, बूढ़े सम्राट बहादुर शाह को बंदी बना लिया, राजकुमार को पकड़कर वहीं मार दिया गया। कहाँ मारे गए थे ये सारे? हुमायूं टॉम में, हुमायूं के मकबरे में। सम्राट बहादुर शाह पर मुकदमा चलाकर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना, नाना साहब कानपुर में हारने के बाद नेपाल की ओर पलायन कर गए। नेपाल की तरफ चले गए नाना साहब भी और बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर भी। नाना साहब का सेनापति पकड़ा गया, कौन था वो? तात्या टोपे, जिसको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट टिक करना, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों से एक भयानक और शानदार छापामार युद्ध चलाते रहे। अंत में अप्रैल 1859 में मानसिंह की गद्दारी के कारण पकड़े गए और 15 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। जून 1858 को झांसी की रानी युद्ध भूमि, ये 1858 ही होना चाहिए वैसे, अब मुझे लग रहा है, क्योंकि दिल्ली के बाद मरी थी वो, दिल्ली के बाद वीरगति को प्राप्त हुई, तो वो 58 ही आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार दोबारा चेक कर लूंगी। झांसी की रानी युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद हो गई। कौन था यहाँ, क्या नाम था उस अंग्रेज का? ह्यूरोज। लिख लो यहाँ, ह्यूरोज, ह्यूरोज था यहाँ। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट भी, अगला सिर्फ पढ़ लो, इससे अगला पॉइंट, कुंवर सिंह, बख्त खान, बरेली के खान बहादुर खान, नाना साहब, ये सब मृत्यु हो गई इन सबकी। अवध की बेगम हजरत महल नेपाल में भूमिगत हो गई। टिक कर लो, अपने बेटे को ले गई बिरजिस कादिर को। 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह पुनर्स्थापित हो चुकी थी। ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए भारतीय जनता का पहला महान संघर्ष भी था। कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारी अपनी कमियों के चलते, एक तो हमारे पास लीडर नहीं था, दूसरी चीज हमारे सामने स्पष्ट उद्देश्य नहीं था, इसलिए हम हार गए। नीचे टेबल पे आ जाओ, पहला टिक करना,
इस क्रांति को किसने कहा था कि ये हमारी आजादी की पहली लड़ाई है? वी विनायक दामोदर सावरकर। क्या ये ऐसा भारत में कह पाया? इसने कहाँ जाके लिखी ये बात? एक जगह थी जिसका नाम क्या था? इंडिया हाउस। इंडिया हाउस कहाँ था? लंदन, ब्रिटेन, यूके में। और कितनी अजीब बात है कि यहां जाके कोई भी कुछ भी बोल सकता था, यहां बोलने की आजादी थी। आप अंग्रेजों के खिलाफ इंडिया में नहीं बोल सकते, लेकिन आप इंडिया हाउस जाके किताब लिख सकते हैं। वहां आपको अंग्रेजों के देश में कोई नहीं पकड़ेगा। इसका मतलब इनके यहाँ प्रेस की आजादी थी एक तरह से, कोई कुछ भी लिखो, आपके देश में नहीं बोलना। तो वीडी सावरकर टिक कर लो, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस। ये पूछते हैं किसने कहा? सावरकर ने, अकेले ने कही है ये बात मेन। मजूमदार देखो क्या कहते हैं जो हिस्ट्री लिखते हैं, ये न तो पहला था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संघर्ष था, यानी ये तो इसके एंटी थे। बाकी सब तो ढेर लोग ढेर बातें कहते हैं, हर एक को हम याद नहीं कर सकते। 57 की क्रांति क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब आओ 92 पेज पर, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर बस लास्ट चाहिए, सारा नहीं पढ़ेंगे भाई। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पेपर तुम्हारा आ रहा है अब अक्टूबर के एंड में। लड़कों के पेपर की डेट हो गई फाइनल की नहीं हुई? हो गई ना, इसी महीने में। तुम एक दिन मैंने चलते चलते कुछ छोटा सा टॉपिक कराया था कांग्रेस का, अगर याद हो। कितने काल थे कांग्रेस के? 3 काल थे। पहला काल क्या कहलाता है? उदारवादी। 2-4 बड़े बड़े नाम बताना। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, आत्माराम, ये फिरोज शाह, जितने बड़े बड़े तेलंग वगैरह, ये सब उदारवादी क्यों हैं? क्योंकि क्या लिखा करते थे? एप्लीकेशन। इनको जो कोई बात करनी होती ना, बेचारे बहुत शरीफ लोग थे, न लड़ना न मरना, उम्र दराज थे। उस उम्र में जाते जाते वैसे भी लड़ाई झगड़ा आदमी सोचता है अवॉइड करूं, ये हर चीज को एप्लीकेशन लिख के, और भाई हमारी ये डिमांड है, अंग्रेजों को दे आते। अंग्रेजों ने 2-3 साल एप्लीकेशन पढ़ी, काम भी किया। फिर जब एप्लीकेशन ज्यादा आने लग गई ना, तो बिना पढ़े उठा के और रद्दी की टोकरी में फेंकने लग गए। ये फालतू की सामान समझने लग गए। इसीलिए कांग्रेस स्टार्टिंग में तो फली फूली उभरी, अंग्रेज खुद भी इसके मेंबर बने, लेकिन फाइनली हमने देखा कि 1885 के बाद 1905 तक कांग्रेस कुछ मेजर डिसीजन ले नहीं पाई। इसलिए सेकंड स्टेप शुरू हो गया, जिसको हम कहते हैं 2 दलों ने निभाया, एक गरम और एक नरम। आप अच्छी तरह जानते हो ये दोनों 1907 में अलग हुए थे। इनमें से नरम एज इट इज कौन लोग थे? उदारवादी। और अंग्रेजों ने कह दिया गरम को, ये लोग हैं उग्रवादी, टेररिस्ट कह लो उनकी भाषा में। लेकिन हम कहते हैं ये कौन लोग थे? जिनकी विचारधारा क्रांतिकारी। ये वो क्रांतिकारी हैं जो कांग्रेस के साथ चले। जो ये अपने भगत सिंह जैसे लड़के थे ना, ये कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाएंगे, क्योंकि देखेंगे कांग्रेस में बात नहीं बनती। इसमें 3 मेजर नाम हैं, लाल, बाल, पाल, ये 3 नाम हैं। इन तीनों में से सिर्फ एक इसका अध्यक्ष बनेगा, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तिलक बनने थे पर बनने नहीं दिए 1907 में। न बिपिन चंद्र पाल बने, न ही बाल गंगाधर तिलक। सिर्फ एक इन तिकड़ी में से कौन बना था? लाला लाजपत राय, 1920 वाले का। और गरम और नरम में फाइनली ये हो गया, जो आगे आने वाले लड़के थे ना, कि भाई गरम की विचारधारा बहुत अच्छी है, लेकिन कांग्रेस दबा के रखेगी, इसलिए कांग्रेस से अलग जाना पड़ेगा। और यही कारण है कि जब नरम गरम इकट्ठे होंगे तो इनके कुछ सालों बाद क्रांतिकारी अलग से संगठन बनाएंगे। मैंने तुम्हें 2 संगठन कभी ना कभी बताए होंगे, एक HRA और एक SSRA। HRA है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये है हिंदुस्तान सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कौन होते हैं? समाजवादी, जिनका कहना है कि पूरे समाज का बराबरी से हक हो हर चीज पर। अमीर के घर में पैदा होने वाला ही राज ना करे, हर काबिल आदमी राज में हिस्सेदार हो। सबकी पब्लिक की हो सारी प्रॉपर्टी, किसी का अपना पर्सनल कुछ ना हो, कोई बैंक ना हो, बैंक की जरूरत ही ना पड़े, समाज का पैसा, समाज की हर चीज हो, सबका बराबर का हक, लेकिन सबको मेहनत करनी जरूरी हो। ये विचारधारा कौन सी विचारधारा कहलाती है? समाजवादी। ये किसका हित चाहते हैं? पूरे के पूरे समाज का। और भगत सिंह बहुत ज्यादा प्रभावित थे इस विचारधारा से, इसलिए उन्होंने कहा जो पुरानी HRA पार्टी है ना, जिसको किसने बनाया था? आजाद, अशफाक उल्लाह, बिस्मिल और बहुत बड़े बड़े लीडर्स, उन सबकी पार्टी में वो सब पकड़े गए थे और सारों को या तो काला पानी भेज दिया सेलुलर जेल में, या फिर फांसी दे दी गई। एक लड़का भाग गया था, आजाद। आजाद भगत सिंह से सिर्फ 1 साल बड़े थे, लेकिन आजाद का लुक जो था ना, बहुत मैच्योर और समझदार अलग दिखते कि थोड़े इनमें एज है। आप इनकी अगर उम्र देखोगे ना, तो ये 1906 के पैदा हुए हैं और भगत सिंह 1907 के। ये सीनियर थे इनके कॉलेज टाइम पर भी। तो भगत सिंह ने कहा इसमें एक शब्द और जोड़ दो बस, समाजवादी, सोशलिस्ट। और इस पार्टी को 1924 में कानपुर में बनाया था। इसी पार्टी ने पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में काकोरी में ट्रेन लूट ली थी, कोई ऑप्शन नहीं था, और वो ट्रेन हमारी थी, उसमें पैसा भी हमारा था, पर अंग्रेजों ने उसको कहा काकोरी कांड, ताकि लोगों को लगे कांड मतलब नेगेटिव वर्ड। हमने भी, कितनी अजीब बात है, इतिहास इतने साल से उस शब्द को बदला नहीं। आज भी NCERT में काकोरी षड्यंत्र लिखा हुआ है।
षड्यंत्र या भाई, ये तो किताबों में नहीं बदला, किताबें बदलेंगी 5-10 साल बाद। आज भी किताबें 545 आदमी चल रहे हैं एनसीईआरटी में, 10 साल से पहले नहीं बदलते, इतना काम नहीं करते ना। काकोरी षड्यंत्र, काकोरी कांड, ये नेगेटिव भावना देता था। धीरे धीरे लोग अब पढ़े लिखे हो गए, सबने कहा जब इतनी अच्छी विचारधारा थी, पॉजिटिव पढ़ाते हो तो कांड क्यों कहते हो, षड्यंत्र क्यों कहते हो। इस एचआरए का अस्तित्व समाप्त कर दिया था। 24 में बनी थी, 25 में ये पकड़े गए सारे। सिर्फ कौन जिंदा बचा था? और आजाद भी इसलिए बच गए क्योंकि कहीं दूर जंगलों में किसी गांव में जाके एक ब्राह्मण बनके किसी कुटिया में और भजन कीर्तन करने लग गए। फिर लेकिन उस गांव के लड़कों को इन्होंने शूटिंग सिखाई कि कैसे शूट करना है, पिस्तौल विस्तौल अरेंज करके ये लड़के तैयार कर रहे थे वहां, ताकि अंग्रेजों को पता ना चले। बाद में 4 साल बाद दिल्ली में कौन से बड़ा संगठन बनाया गया? एचएसआरए, 1928 में। ये कब बना था? 1924 में। ये कानपुर में, ये दिल्ली में। लेकिन इसके अगले साल फिर भगत सिंह पकड़े जाते हैं। 1929 में तो बम फेंका था, और फिर उसके बाद 31 में सारा खेल खत्म। और फिर तीसरा चरण जो था, ये सेकंड चरण के दौरान की बात है। फिर तीसरा चरण अकेले किसका है? गांधी का। गांधी के पैरेलल जब नरम गरम थे तब लाल बाल पाल थे, जब गांधी का दौर था तब भगत सिंह का दौर था। और गांधी की टक्कर में एक बहुत तगड़ा जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इन्होंने अलग से संगठन नहीं बनाया, इन्होंने कांग्रेस में रह के कांग्रेस को की नीतियों को बदलने की कोशिश की, जिसमें ये कामयाब होते अगर गांधी जी की इच्छा होती कि टिक जाएं। लेकिन जब ये दूसरे साल लगातार चुन के जीत गए तो फिर इनको देश निकाला दे दिया और यहां से एग्जाइल में चले गए। चलो इसको कल पढ़ लेंगे 9th चैप्टर को।